अशोक गहलोत देंगे इस्तीफा, सोनिया गांधी रहेंगी फैसला, राष्ट्रपति चुनाव के बाद बदल जाएगी सरकार, राज्य को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। भाई साहब ट्विटर, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मतलब भरा हुआ ही है। पिछले 3 दिन से ना दिमाग का दही हो गया मेरे दोस्तों। मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज अपन पंचायती करेंगे इस बात पे कि क्या अशोक गहलोत का वाकई इस्तीफा हो रहा है और अशोक गहलोत को इस्तीफा देना पड़ेगा तो उसकी सिचुएशन क्या होगी। जो चर्चाएं इन दिनों चल रही हैं उस चर्चाओं का एक आधार यह है कि सचिन पायलट कई दिनों से दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। संगठन को लेकर, राजस्थान की राजनीति को लेकर वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं, इसकी तस्वीरें आती हैं। अशोक गहलोत भी यही काम कर रहे हैं और इसके आधार पर कयास लगना शुरू हो चुका है कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा। लेकिन क्या अशोक गहलोत को बदलना इतना आसान है? कुछ दिनों से जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं उसमें शायद इन खबरों के पीछे जो कयास लगता है वो ये है कि अशोक गहलोत एक बार कहते हैं कि मेरा तो इस्तीफा 1998 से ही सोनिया जी के पास पड़ा हुआ है। हालांकि से बीजेपी चीफ भी उनके मजे ले लेते हैं। अब पता चला कि राजस्थान की गवर्नेंस पुअर क्यों है। खुद मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं कि कंफ्यूजन के कारण, और ये हम तो बहुत पहले से कहते रहे हैं कि जब किसी पार्टी में अंतरकलह, अंतर्विरोध होता है तो उसका रिफ्लेक्शन गवर्नेंस पर होता है। कांग्रेस पार्टी का आलाकमान आज तक तय नहीं कर पाया और बड़ी विचित्र सी बात है कि मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा सोनिया गांधी जी के पास पड़ा है कि सोनिया जी राजस्थान पर रहम करो, अशोक जी का इस्तीफा स्वीकार करो। कई बार ऐसा लगता है सतीश जी बोल रहे हैं कि सचिन पायलट बोल रहे हैं, पता नहीं दोनों की बातें एक जैसी होती चली जा रही हैं। तो कभी वो कहते हैं बड़े परेशान होकर कि यार ये बार बार मुख्यमंत्री बदलने की बात मत करो, काम डिस्टर्ब होता है। तो अशोक जी जो है चिंतित दिखते हैं तो कभी दार्शनिक हो जाते हैं, कहते हैं मुझे राज्य की कोई कामना नहीं, एकदम गांधीवादी आदमी। अब ऐसे में एक जादूगर इतना परेशान दिखता है तो उसका इस्तीफा होता दिख रहा है। लेकिन जादूगर अगर इतनी आसानी से खेल से बाहर हो गया तो वो क्या जादूगर? जिन लोगों ने अशोक गहलोत की राजनीति को देखा है वो क्या इस बात को नहीं जानते कि अशोक गहलोत को अपने शत्रुओं से निपटने में किस कदर माहिर है। वो अपने शत्रु के इर्द गिर्द इस तरह से जैसे मकड़ी जाला बुनती है ना, इस मकड़ी के जाले में आके उसके शत्रु आके उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। अशोक गहलोत अपने आसपास के सभी शत्रुओं को उनके इर्द गिर्द इसी तरह का एक ताना बाना बुन देते हैं, एक जाल बुन देते हैं जिसमें उलझ कर रह जाते हैं। उनका इतिहास यही कहता है और वो अशोक गहलोत आज भी वही अशोक गहलोत हैं। भूलिए मत कि ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने हरदेव जोशी को निपटाया था। ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने परसराम मदेना, नाथुराम मिर्धा जैसे कद्दावर नेताओं को निपटाया, सीपी जोशी जी को निपटाया और हाल ही में सचिन पायलट का नाम तो हम सब जानते ही हैं। उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, सबको पता है। मेरे हिसाब से अशोक गहलोत भैरव सिंह स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के हैं। भैरव सिंह जी बीजेपी के थे, अशोक गहलोत कांग्रेस के, लेकिन द्रोणाचार्य से तो एकलव्य ने भी सीखा ही था, तो अशोक गहलोत ने उनसे सीखा है। भैरव सिंह जी जिस तरह से अपने शत्रुओं को निपटाते थे, जिस तरह से अपने इर्द गिर्द रिश्ते दूसरी पार्टियों में बनाते थे, अशोक गहलोत भी इसके अंदर बहुत माहिर है। ये एक अलग बात है कि खुद को गांधीवादी कहने वाले अशोक गहलोत इस मामले में कहीं अधिक क्रूर हैं भैरव सिंह जी के मुकाबले। वो अपने शत्रुओं से बड़ी क्रूरता से निपटते हैं, उनको सांस लेने का मौका नहीं देते। वैसे मजेदार बात यह है कि राजस्थान का गांधी नाथुराम मिर्धा जी को कहा जाता था और अशोक गहलोत जी ने उनसे यह टाइटल छीन लिया। अशोक गहलोत की वर्किंग स्टाइल को अगर आप देखेंगे तो आपको एक किसी भी अन्य नेता से एक बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। जैसे इनकी पूर्ववर्ती अगर वसुंधरा राजे जी की हम बात करें तो वसुंधरा जी को अगर आप देखेंगे उनके आसपास कुछ लोग हैं, वो उनको सलाह देते हैं, उस सलाह को वो सुनती हैं, उस सलाह के आधार पर वो काम करती हैं। लेकिन अशोक गहलोत सुनते भले ही सबकी हों लेकिन काम अपने हिसाब से करते हैं। वो अपने आसपास इस तरह की कोठरी इकट्ठी नहीं होने देते कि जो कि उनके निर्णयों को प्रभावित करे। अशोक गहलोत हर चीज़ नाप तोल कर अपने हिसाब से करते हैं। हर जिले में लगने वाला एसपी, कलेक्टर कौन होगा ये तय करते हैं। ऐसे अधिकारी जो विधायकों के साथ या मंत्रियों के साथ काम करेंगे वो कौन होंगे, जहाँ तक उनसे संभव होता है उसको वो कंट्रोल करते हैं। उनको हर वो चीज़ पता है कि कहाँ पर कौन कैसे क्या कर रहा है। इससे उनके पास जो एक सूचना तंत्र है वो सूचना तंत्र बड़ा ही मजबूत बन जाता है और सूचना तंत्र के जरिए वो चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं। अच्छा, अशोक गहलोत की एक और बड़ी खासियत है जो उन्हें बहुत मारक बना देती है। अशोक गहलोत अपने विरोधियों के आसपास ही कुछ ऐसे कार्यकर्ता, नेता लगा देते हैं जो दिखने में लगता है कि इस नेता के साथ के हैं, लेकिन असल में अशोक गहलोत के साथ होते हैं। वो समय आने पर पलटी मारते हैं, अशोक गहलोत के साथ हो जाते हैं, उस नेता को मझधार में छोड़ देते हैं। सचिन पायलट का उदाहरण हमारे सामने है। जब सचिन पायलट विधायकों को लेके गए तो एक अच्छी खासी संख्या थी और जब शक्ति प्रदर्शन करने अशोक गहलोत आते तो आप देखिए कितने लोग जो सचिन के साथ गए थे वो वापस इधर नजर आते हैं। और तो और प्रताप सिंह खाचरियावास जिन्होंने कि सबसे पहले सचिन का साथ देने के लिए आवाज़ बुलंद की थी,
वो विद्रोह की स्थिति आते ही सबसे पहले मैदान छोड़कर बाहर हो जाते हैं, सचिन का हाथ छोड़ देते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ जो है प्लानिंग के बिना हुआ होगा? कहीं ना कहीं इसके अंदर अशोक गहलोत का एक खेल होगा। हालांकि अभी हालात थोड़े से बदले हैं। बुजुर्गों के चंगुल से पार्टी को बचाने के लिए राजीव गांधी ने जिस युवा अशोक गहलोत को भेजा था, वो अशोक गहलोत अब 70 साल के हो चुके हैं और इस समय युवाओं से वो खुद की सत्ता को बचाए रखने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो वो थोड़ा सा कमजोर तो हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको इतना कमजोर नहीं माना जाना चाहिए मेरे नज़रिए से कि अभी बस उनको हटा दिया जाएगा और वो कोई भी आके उनकी जगह पर बैठ जाएगा। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि अशोक गहलोत इस बात को जानते हैं और उन्होंने अपनी पूरी वर्किंग स्टाइल चेंज कर दी है। राज्य की चिंता को छोड़ चुके हैं वो। इस समय उनकी पूरी की पूरी चिंता ये है कि कैसे अपना किला में बचा कर रखूं और किस तरीके से सोनिया वंदन में कोई कमी ना आने पाए। आप पिछले कुछ समय से देखेंगे वो लगातार सोनिया जी से मिलने जाते हैं, उनसे बात करते रहते हैं। काम की अगर हम बात करें, कुछ समय पहले हमारे राज्य में 2 विभिन्न देशों के राजदूत आए थे और एक राजदूत से तो खैर ये मिल रही नहीं, और दूसरे राजदूत को समय देने के बाद मीटिंग से आधे घंटे पहले इन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। आप सोचें कि इस राज्य में जहां निवेश आ सकता है एक विदेश दूसरे देशों से, वहां पे मुख्यमंत्री उस देश के राजदूत से मिलने से मना कर देते हैं, मिलना नहीं चाहते हैं। तो उनका फोकस इस समय ये है ही नहीं कि निवेश हो, उनका फोकस इस बात पे है कि मेरी कुर्सी बची रहे। काम की बातें हम इसमें करें, वो भाजपा में बहुत आक्रामक हैं। अभी भाजपा को लेकर उसकी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले भी जो हैं अशोक गहलोत इस समय हैं, क्योंकि इससे उनकी राजनीति भी सेट होती है। अशोक गहलोत का दूसरा महत्वपूर्ण कदम, 4 राज्यों में चुनाव जब हुए अभी हाल में, और जब कांग्रेस हारी, भाजपा सब जगह जीती, तो कांग्रेस के अंदर एक आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी कि पार्टी का नेतृत्व बदल दिया जाए। बहुत से लोग गांधी परिवार के खिलाफ हुए, ये आवाज़ें उठी, तेज हुई मीडिया में भी, पार्टी के अंदर भी। ऐसे समय में अशोक गहलोत पहले आदमी थे जो बड़े मुखर होके आए और उन्होंने कहा कि उनको सोनिया गांधी में विश्वास है और वो उनके नेतृत्व में काम करेंगे। जिस पार्टी के सहारे सोनिया गांधी फैमिली चल रही है, उस पार्टी में अपने खिलाफ उठती आवाज़ों में अगर उनके साथ एक सशक्त व्यक्ति, अशोक गहलोत जैसा व्यक्ति उनके साथ आता है, तो निश्चित तौर पर वो मजबूत होती हैं। और आलाकमान अपने साथ में हमेशा एक मजबूत व्यक्ति को जरूर चाहेगा। जादूगर कहलाने वाले अशोक गहलोत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बचपन में उनको जादू का खेल दिखाया करते थे। तो जादूगर अंकल को बच्चे भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन एक और मजेदार चीज़ है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इस समय कांग्रेस चूंकि अधिकतर जगह पर सत्ता में नहीं है, तो उसको राजनीति के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा छत्तीसगढ़, राजस्थान से ही आ रहा है। हाल के चुनावों में छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल ने और राजस्थान से अशोक गहलोत ने पैसा काफ़ी भेजा, हालांकि, और उसमें बघेल ने पैसा ज़्यादा दिया लेकिन नंबर गहलोत के अधिक बनते हैं। ऐसा क्यों? छत्तीसगढ़ के एक मेरे मित्र से बात हुई और उन्होंने ये बताया कि बघेल ये कह रहे हैं कि मैंने पार्टी में जितना पैसा दिया वो अशोक गहलोत के दिए पैसे से 2.5 गुना था, लेकिन अशोक गहलोत ने पार्टी फंड में जो दिया उतना ही पैसा उन्होंने निजी फंड में गांधीज के दे दिया है। मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं देता, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, मेरे पास कोई ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है सियासी गलियारों से। तो ये बात सच है कि नहीं जानता, लेकिन ये जरूर है कि अगर ये बात सच है तो आप सोचिए कि निजी फंड किसे बुरा लगता है, क्यों गांधीज पसंद नहीं करेंगे अशोक गहलोत को। मैं जब 19 साल का था तब अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। अब मैं 40 पार कर चुका हूं, अभी फिर से वो मुख्यमंत्री हैं, और इतने समय में मैंने उनकी राजनीति को जैसे देखा है उससे मैं ये जरूर कह सकता हूँ गहलोत को सचिन ने टक्कर दी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी वो रेस में बहुत ज़्यादा आगे हैं। इस समय जिस तरह से भाजपा अगले चुनावों को लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, अशोक गहलोत उसको जितनी स्मार्टली खेल रहे हैं शायद कोई और कांग्रेसी नेता खेल पाया हो। जिन पत्रकार मित्रों ने अशोक गहलोत के दार्शनिक अंदाज से ये लगाया था कि अब उनका समय आ गया है, उनको डिटेल में जाना चाहिए, उनको डिटेल में जाकर इतिहास देखना चाहिए। 2008 की बात है, सीपी जोशी के हाथ में उस समय पार्टी की कमान थी और सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। जब चुनाव में टिकटों का वितरण हुआ तो सीपी जोशी के लोगों को अधिकतर टिकट मिला। अशोक गहलोत ने अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को कहना शुरू किया कि इस बार यार मुझे नहीं लगता मेरा नंबर आएगा, इस बार तो जोशी जी ही सीएम बन जाएंगे। लेकिन सीपी जोशी जी की अपनी सीट पर गेम हो गया, उनके किले में सेंध लगा दी गई और सीपी जोशी जी 1 वोट से विधानसभा चुनाव हारे थे। वो एक कहानी, अपने आप में कहानी है, कितना कद्दावर नेता किस तरह 1 वोट से हारा। और विधानसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री स्वाभाविक तौर पर जोशी तो नहीं बनेंगे, बचा कौन? अशोक गहलोत। तो अशोक गहलोत ने अपने आप को जब भी कमजोर दिखाया वो असल में कमजोर थे नहीं। अशोक गहलोत मनोवैज्ञानिक तौर पे बड़ा इंटरेस्टिंग खेलते हैं और वो क्या करते हैं कि अपने आसपास इस तरह का माहौल बनाते हैं कि सामने वाला मजबूत महसूस करता है।
आपको जैसे लगता है कि अब आप जीत रहे हैं, आप ऑफ गार्ड हो जाते हैं और वहां पर अशोक गहलोत वो हमला करते हैं जिससे खेल न सकें। मुझे तो अब कई बार ये संदेह होता है कि जो खबरें चल रही हैं कि अशोक गहलोत का इस्तीफा होने वाला है, कहीं ये खबरें खुद अशोक गहलोत तो नहीं चलवा रहे कि सचिन पायलट ग्रुप जो है इससे एकदम उत्साहित होकर कोई गलती करे और उसके बाद उनका काम तमाम कर दें। अगर ऐसा नहीं भी है तो सचिन पायलट ग्रुप को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, उनके नेगेटिव ही जा रहा है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि डिटेल में जाइए और इस बात पर नज़र रखिए कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा। क्या वो परिवार से बाहर होगा जिसकी डिमांड हो रही है? यदि वो परिवार से बाहर होता है तो क्या वो सोनिया गांधी के चंगुल के अंदर रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंट निर्णय ले सकेगा? यदि वो पूरी तरह सोनिया गांधी के चंगुल में है तो अशोक गहलोत अभी कहीं नहीं जा रहे हैं 2023 से पहले। अगर उसके पास एक इंडिपेंडेंट निर्णय लेने की क्षमता होगी तो संभावनाएं हैं कि कुछ चीज़ें चेंज हों, लेकिन ये चेंज भी 2023 के बाद ही मुझे होते हुए दिख रहे हैं, उससे पहले नहीं। तो दोस्तों, मेरी नज़र में अशोक गहलोत के बारे में खबरें जो भी आती रहें, मैं खुद चाहता हूं कि अशोक गहलोत न रहें, क्योंकि युवाओं के हाथ में कमान हो। 70 साल हो गए, लोगों को रिटायर होने की उम्र होती है, ये भी रिटायर हो जाएं अब और युवाओं को कमान दें। लेकिन इस वक्त अशोक गहलोत यही हैं। और पंचायती, चूँकि सचिन पायलट की आज बात चली थी, उनके बारे में हमने बात नहीं की है, तो अगली पंचायती हम उनके बारे में भी एक करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू।